नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। लखनऊ में स्पोर्ट्स कॉलेज में कॉलेज का 8वां रीयूनियन हो रहा है। इस दौरान एक मंच पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का जमावड़ा लगा हुआ है और अब आपको सीधे ले चलेंगे इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स संगम के कार्यक्रम में, जहां पर हमारे सहयोगी राजीव मिश्रा मौजूद हैं। शुक्रिया आयुष। स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ से आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि स्पोर्ट्स कॉलेज और उत्तर प्रदेश के कई बड़े सितारे हमारे पास हैं और आज हम इन खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे। आपको बताएंगे प्रधानमंत्री के मिशन खेलो इंडिया के पीछे जो दिमाग चल रहा है या जो कुछ कोशिशें चल रही हैं वो कितनी कामयाब होगी। साथ ही आपको कोचेस हैं उनकी सोच भी आपको बताएंगे। साथ ही कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अलग अलग खेलों के इस एक मंच पे आपको नजर आएंगे और उससे भी बड़ी बात, आज दो सितारे हमारे साथ हैं। हमारे साथ आरपी भाई हैं, ओलंपियन हॉकी खेले हैं, इस समय यूपी गवर्नमेंट में डायरेक्टर हैं और इसके साथ वीएस चौहान जी हैं, एशियन गेम्स चैंपियन रहे हैं, ओलंपिक्स खेले हुए हैं। इनकी भी सोच आपको बताएंगे और हमारे साथ स्पोर्ट्स कॉलेज के ये तमाम जो अपने समय के बहुत दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं इनसे भी हम बातचीत करेंगे। इनके भी व्यूज आपको लगातार सुनवाएंगे, इनकी एक्सपीरियंस सुनवाएंगे और ये खूबसूरत जो ध्यानचंद स्टेडियम आप देख रहे हैं, इस स्टेडियम का भी एक अपना इतिहास रहा है। यहाँ पर कई अंतर्राष्ट्रीय मैचेस खेले गए और मुझे याद है मोहम्मद शाहिद का आखिरी मैच भी हम सबने यहाँ पर देखा था और उसके बाद हॉकी की एक नई परंपरा को बढ़ते हमने यहाँ से देखा था। तो इन सभी मुद्दों पे डिटेल में बातचीत करेंगे और शुरुआत आरपी भाई मैं आपसे ही कर लेता हूँ। हॉकी जब खेल रहे थे वो मैदान और इस समय डायरेक्टर की जो पोस्ट पे वो मैदान, कौन सा ज्यादा टफ लगा आपको? राजीव, खेल तो अपने आप में बहुत अच्छा है और मैं यही कहूंगा कि पास्ट अच्छा था, वर्तमान तो संघर्ष का है। लेकिन जब खिलाड़ी ग्राउंड में रहता है, खेलता है, तो उसकी अपनी एक जिंदगी होती है, एक समाज के प्रति कह सकते हैं, देश के प्रति कह सकते हैं, प्रदेश के, वो सोच अलग होती है। और खिलाड़ी होना और खेलना सबसे बड़ी बात है। बाकी तो आजीविका चलाने के लिए नौकरियां आदमी करता रहता है। अरे यहाँ की कुछ यादें हैं? बिल्कुल है, मैं यहाँ यहीं पे प्रैक्टिस करता रहा। जब ये पहली बार 88 में 1988 में यहाँ पे सबसे पहले इंदिरा गांधी इंटरनेशनल मैच हुआ था और ये टर्फ उसी समय लगी थी, तो मैं उस इंडियन टीम का मेंबर था और यहाँ पे मैं खेला था। फिर उसके बाद इंडिया पाकिस्तान टेस्ट सीरीज हुई, उसके बाद भी मैं यहीं पे खेला था। बाद में वो परंपरा चलती रही, बीच में टर्फ खराब हो गई, वो नहीं हुआ। बाद में 2016 में यहाँ पे विश्व कप जूनियर हुआ, वो अपने आप में बहुत प्रदेश के लिए और किसी भी प्रदेश के लिए बहुत ही गौरव की बात थी। और खास तौर से जब से जूनियर वर्ल्ड कप हो रहा था, कोई भी होस्ट कंट्री चैंपियन नहीं बनी थी, लेकिन वो भी रिकॉर्ड इंडिया ने तोड़ा और यहाँ लखनऊ की राजधानी उत्तर प्रदेश में विश्व कप हुआ और यहाँ इंडिया चैंपियन भी हुई। जी, चौहान सर भी हमारे साथ हैं और चौहान सर जिस हॉट सीट पे इस समय आरपी भाई बैठे हैं उस हॉट सीट पे आप बैठ चुके हैं, वो एक्सपीरियंस जरा बताएं कि जब डायरेक्टर थे तब का एक्सपीरियंस और आप स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे हैं। हम सब आप यहाँ के जब परिवार के मुखिया थे तो हम सब आपके सानिध्य में रहे। कैसा रहा एक्सपीरियंस और अब स्पोर्ट्स कॉलेज आके कैसा लग रहा है आपको? बहुत समय बाद स्पोर्ट्स कॉलेज आने का मौका मिला है और एज ए खिलाड़ी खेलते रहे, उस समय कोई चिंता नहीं थी। परंतु जब 1975 में ये डिसाइड हुआ कि खेल विभाग सरकारी बनेगा और यहाँ स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना हो रही है, तो मुझे टाटा की नौकरी छोड़कर 2400 रुपये मिलते थे, 1250 रुपये में आपने टाटा को टाटा कर दिया? टाटा को छोड़ के यहाँ पे अनुमति लेके आए हम। तो अच्छा है कि पहले के हमारे जो माननीय खेल मंत्री थे राजा अजीत प्रताप सिंह, माननीय लोकपति त्रिपाठी जी, पद्मश्री केडी सिंह बाबू जो खुद ओलंपियन थे और पहले एशिया के थे जिन्हें हेम्स अवार्ड ट्रॉफी मिली थी अमेरिका में, उनकी देखरेख में, और राज भार्गव साहब सेक्रेटरी जो कि रणजी ट्रॉफी खुद खेले थे क्रिकेट में, उनकी देखरेख में एक कॉलेज का बनना हुआ, खेल विभाग बना और उससे इतनी उपलब्धि हुई कि आरपी भाई को तो मालूम है कि उस समय इंडिया टीम में 18 के 18 कोशिश होती थी कि पंजाब के ही रहें, नहीं तो 16 जरूर हों। पर जब पद्मश्री केडी सिंह बाबू आए, हॉकी हॉस्टल खोले, स्पोर्ट्स कॉलेज खोला,
तो ये वक्त आया कि 16 में से 18 में से 11 लोग उत्तर प्रदेश के होते थे इंडिया हॉकी टीम में। तो ये प्रगति आप जान सकते हैं। तो पहले के लोग तो उन्होंने काफी काम किया और इस संस्था को अच्छा बनाया। इसके बाद एक स्पोर्ट्स कॉलेज और खुला और एक स्पोर्ट्स कॉलेज फिर उत्तराखंड में खोला गया, जिसका मैं फाउंडर प्रिंसिपल था। तो हम लोग जितने थे डेडिकेटेड थे और काफी मन लगा के काम किया। ऊपर के लोग भी अच्छे थे, उन्होंने सहयोग दिया। तो इस तरह से संस्था आगे बढ़ती गई। जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बड़े साल बाद आप आए होंगे, प्रिंसिपल तो रहे आप, लेकिन यहाँ पर आने का देख रहे हैं आप, पुराने तमाम जो शिष्य हैं आपके बैठे हुए हैं, अलग अलग फील्ड में, सब अपने आप में चैंपियन है। कैसा लग रहा है इन सबके बीच आगे? वास्तव में बहुत सुंदर लग रहा है और ये समन्वय होना चाहिए, जिससे कि पता पड़े कौन कहाँ है, क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, जिससे कि आगे बढ़ सकता है खेल और क्या कमियां हैं, क्या समीक्षा है, इनकी सबकी होती रहनी चाहिए, जिससे कि देश आगे बढ़े। बिल्कुल, आपने देश आगे बढ़ने की बात की आरपी भाई, उसी से मैं आगे जोड़ना चाहता हूँ। मिशन खेलो इंडिया, हमारे प्रधानमंत्री जो है उन्होंने एक मिशन शुरू किया। उस मिशन को लेके अलग अलग स्टेट्स में भी गए। अब आप लोग की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस मिशन को आगे कैसे लेके जाएं। कैसे आप देखते हैं इस खेलो इंडिया मिशन को? क्योंकि जब हम लोग खेला करते थे तब घर में डांट पड़ती थी, चोरी से घर से निकलना पड़ता था। आज फैमिली जो है अपने बच्चों को भेज रही है मैदान पे कि आप जाएं और खेलें। एक अलग तरीके से इनकम का जरिया बन चुका है स्पोर्ट्स। कैसे आप देखते हैं इस मिशन खेलो इंडिया को? देखिए, जब देश का एक माहौल बनता है ऊपर से तो नीचे तक अपने आप जाता है। और मुझे कहने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया के माध्यम से, फिट इंडिया के माध्यम से, और उन्होंने यूथ को और खास तौर से इंडिया के सभी पब्लिक को खेल के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। उन्होंने खेलो इंडिया ले आए। उसका नतीजा ये है कि जो हमारे पास खेल अवस्थापना पहले शहरों में होती थी, अब वो धीरे धीरे तहसील, गांव पे भी पहुंचने लगी है। और जो प्रतिभाएं हैं खेल में, आप सभी जानते हैं, हम सबका बैकग्राउंड, चाहे चौहान साहब हो, चाहे रणबीर सिंह साहब हो, या मैं, या XYZ कोई भी हो, वो गांव का ही उनका बेस रहता है। तो जो सुविधा पहले अगर गांव में बच्चों को मिले, फिर वो शहर में आते हैं तो यूज करके आते हैं। और कोई भी खेल, चाहे वो टीम गेम हो या इंडिविजुअल हो, शुरू में अगर उनको अच्छी सुविधाएं, अच्छी तकनीक मिलेगी तो निश्चित तौर पे हम ऊपर अच्छी टीमें तैयार कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक बार हैबिट बन गई, मान लीजिए रैकेट गेम है, अगर उसने सही तरीके से बैडमिंटन का रैकेट पकड़ना नहीं सीखा तो बाद में उसको आप चेंज नहीं कर पाते हैं। वैसे हॉकी है, वैसे ही आपका क्रिकेट है, कोई भी एक्शन या कोई भी गेम को अगर बात करते हैं तो सबसे पहले जब बच्चा ग्राउंड में आता है तो सबसे अच्छा कोच मेरे समझ से वहां पे होना चाहिए कि तकनीकी दृष्टि से उस बच्चे को शिक्षित करे, जिससे कि वो आने वाले दिनों में अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सके। और जहां तक खेलो इंडिया की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नारा दिया था, बीच में आपने देखा होगा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। उसी के हिसाब से फिर भारत सरकार ने अब दे दिया है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स। तो अभी हमारे जो 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, हमने ये हर 75 जिले का अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ और वहां पे जो हमारे खेल अधिकारी हैं उनके साथ एक संयुक्त रूप से उनकी संस्तुति मांग करके हमने भारत सरकार को भेजा है। और बहुत जल्दी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स के अंतर्गत हर पूरे प्रदेश के जिले में एक खेल वो चुनेंगे, जिसका कि जो कोच होगा और इक्विपमेंट है वो भारत सरकार ही वहन करेगी। बाकी जो हमारे खेल हैं वो हमारे जो प्रदेश सरकार है वो चलाती रहेगी। लेकिन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स का भी अब ये भारत में एक नारा हो चुका है और केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में ये होने जा रहा है। लगभग 1000 सेंटर भी स्थापित होने हैं। आरपी भाई, कोरोना काल के बाद फिटनेस को लेके, इम्यूनिटी को लेके बहुत ज्यादा काम हुआ है। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स को भी काम दिए गए। फिट इंडिया जो मूवमेंट है उसके लिए क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं? क्या कुछ स्ट्रैटेजी है उसके लिए? और खासतौर से अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाए जहाँ पे इम्यूनिटी के बारे में बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते, अवेयरनेस उतनी नहीं है, कैसे इन चीजों को आप आगे ले जा रहे हैं? क्योंकि ये आम जो दर्शक है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो ये जानना चाहते हैं कि जो एक खाका तैयार किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसको आगे ले जाने का काम आप सबका होता है। कैसे आप ये पूरा प्लान आगे लेके जा रहे हैं? देखिए, जहां तक फिट इंडिया की बात है उसमें यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ग्राउंड पे आए
और हम लोग लकी हैं राजीव, ये जितने भी हमारे स्पोर्ट्स कॉलेज के एक्स स्टूडेंट बैठे हैं या जो भी यहाँ लगभग सब खिलाड़ी हैं और इनको पता है कि अगर हम अपने को फिट रखेंगे तो हम पूरे समाज के लिए भी एक अच्छा मैसेज देते हैं, अपने घर परिवार को भी फिट रखें। फिट इंडिया का मतलब यही है कि आप जहां भी रहें, जो कुछ भी अपने स्वास्थ्य के लिए कर सकते हैं वो करिए। और जहां तक प्रदेश सरकार की बात है तो प्रदेश सरकार जो है समय समय पे प्रशिक्षण का आयोजन करता है, प्रतियोगिताएं कराता है, उसी के माध्यम से हम मैसेज देते हैं। भाई चैलेंजेस बढ़े हैं थोड़ा कोरोना काल के बाद, एक साल क्योंकि मैदान से दूर चीजें और बड़े तस्वीर के तौर पे आप इसको देख रहे हैं? नहीं, बढ़ा है। और इस बार जो हमारा बजट पास हुआ है, मुझे बताते हुए मैं आपके चैनल पे पहली बार बता रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार, पहले केवल खेल विभाग शहरों में केवल जिले लेवल पे काम कर रहा था, तो अभी हम लोगों ने तहसील को भी ले लिया है, वहां भी खेलकूद प्रोत्साहन समिति बनाया है, जिले का बनाया है, मंडल का बनाया है। तो हर तहसील पे 60,000 रुपया दिया जा रहा है प्रतियोगिताओं के लिए, हर जिले में 5 लाख रुपया और मंडल स्तर पे 15 लाख रुपया, जिससे कि उस मंडल की जो प्रतिभाएं हैं तहसील से लेकर के जिले तक और मंडल तक आए, और उसके लिए 8 करोड़ 55 लाख रुपए की व्यवस्था भी हो चुकी है। तो ये कोरोना काल के बाद ये नई शुरुआत भी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला जो साल है और जो समय है, जैसे भारत हमारा जो देश है इस समय विश्व का सबसे युवा देश है, उसी के अंतर्गत आप देखिए तो भारत में भी सबसे युवा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। तो युवाओं के लिए और खास तौर से खेल के लिए बहुत अच्छा माहौल बनाने के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध है और हम पूरा सब लोग अपने सीनियर से, अपने साथियों से सहयोग करके जो भी नई नई स्कीमें हो सकती हैं हम खेल विभाग के माध्यम से लागू करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारा जो यूथ है वो खेल के प्रति आकर्षित हो और आने वाले दिनों में अपने को भी फिट रखे, परिवार को भी फिट रखे और मेडल के लिए भी सोचे। केवल फिटनेस के साथ साथ वो अपने खेल पे भी ध्यान दे। बिल्कुल, और इसके लिए बहुत जरूरी है चौहान सर की आप अपनी स्किल पे कैसे काम कर रहे हैं, आप उन टेक्नोलॉजीज को कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ रही है। आप क्योंकि एथलीट रहे और एथलेटिक्स में उतना अच्छा हिंदुस्तान का रिकॉर्ड नहीं रहा है, लेकिन क्या आप एक बड़ा रीजन ये देख रहे हैं कि स्किल के साथ साथ पावर जो है और उसके बाद टेक्नोलॉजी, ये तीनों चीजें अब वक्त आ गया है कि जब खेलो इंडिया मिशन चल रहा है तो ये चीजें हिंदुस्तान में हम बाहर ना जाएं इन चीजों को लेने के लिए, क्या आप ये समझते हैं उससे फायदा होगा एथलीट्स को भी? नहीं, देखिए बहुत फायदा हो रहा है और अब बहुत सी पूरे वर्ल्ड में खोज हुई है, जिसमें यूनिसेफ ने कहा है कि यदि आप 10,000 रुपए खेलों पे खर्च कर रहे हैं तो 1 लाख रुपए आप चिकित्सा पर और प्रशासन पे बचा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे। और पूरे विश्व को संदेश गया हर देश को कि आप अपने यहाँ स्पोर्ट्स कंपलसरी करें, क्योंकि शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, कि शरीर के माध्यम से भी साधना होती हैं और यदि नागरिक स्वस्थ रहेगा तो राष्ट्र स्वस्थ रहेगा, और इसमें खेल और योगा का बहुत बड़ा योगदान है। तो नई जो शिक्षा नीति 34 साल बाद आई है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ये समझ समावेश किया गया है कि फिजिकल एजुकेशन को महत्व दिया गया है। पहले फिजिकल एजुकेशन को शिक्षा के बराबर नहीं मानते थे, अब इसको शिक्षा के बराबर लाया गया है। और हमें स्वस्थ नागरिक चाहिए, स्वस्थ इंजीनियर चाहिए, स्वस्थ डॉक्टर चाहिए, स्वस्थ राजनीति में चाहिए, स्वस्थ व्यापारी चाहिए। तो इस सब के लिए खेलों का बहुत महत्व है। और मात्र 20 साल से 50 या 60 साल की जिंदगी है जी, जिसमें कि 40 साल मैक्सिमम आप जीते हैं, 20 साल सोते हैं, खाना खाते हैं, नहाते हैं। उस 20 साल को अच्छी तरह से एंजॉयमेंट के लिए खेल और योगा का और भारतीय संस्कृति, इनका समन्वय जरूरी है, क्योंकि आध्यात्मिक द्वारा भी देखा गया है कि क्राइम बढ़ रहे हैं, ड्रग्स बढ़ रहे हैं, माफिया बढ़ रहे हैं। तो इन सब पे इवन विश्व के 3rd वर्ल्ड वॉर को ओलंपिक को द्वारा रोका जा सकता है, ओलंपिक के द्वारा ये विश्व में प्रमाणित हो गया है। तो इसीलिए खेलों पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। और अच्छी बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो हर ब्लॉक स्तर पे स्पोर्ट्स
स्टेडियम के लिए युवा बालक बालिकाओं के लिए व्यवस्था की गई है, बिल्कुल, ये बहुत ही सराहनीय है। आरपी भाई, मैं स्पोर्ट्स कॉलेज, क्योंकि मैं यहाँ का स्टूडेंट रहा हूँ, और जब हम डॉर्मेटरी की तरफ जाते हैं एक बोर्ड हम देखते हैं वहाँ पे लगा। जब हम लोग आए थे तो बड़े अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के नाम वहाँ पे लग रहे थे, सडनली वो नाम लगने बंद हो गए। दोबारा से नाम कैसे लगेंगे, क्या कर रहे हैं इसके लिए आप? जो नाम पहले थे अब आपको आने वाले दिनों में जरूर दिखेंगे जी, और कई लड़के अब, क्योंकि हम लोग के लिए तो बड़ा वो इंस्पायरिंग नहीं, वो मैं होता था जानता मोमेंट। हूँ, जी, मेरा भी बोर्ड पे नाम लिखा हुआ था मैंने रनीश देखा भाई का है। भी है शायद हमारे हाँ, साथ बैठे हुए। तो वो एक अच्छी बात है, जी। एक परंपरा थी। होता क्या है कि एक सिस्टम होता है, अगर एक बार निकलने लगता है आदमी तो निकलता है। कुछ ब्रेक, जैसे चौहान साहब ने कहा था कि बीच में ब्रेक हो गया, लेकिन अब फिर शुरुआत हो रही है। जी। और स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए बेहतर के लिए हम सब जानते हैं क्या हो सकता है। आप लोग पूर्व छात्र रहे हैं, आप लोगों से भी मैं ओपिनियन लूंगा, सजेशन लूंगा कि खेल के लिए और खास तौर से स्पोर्ट्स कॉलेज की ओर क्या बेहतर हो सकता है। और मैं यही चाहूंगा कि आप ये जो 2 दिन का अपना स्पोर्ट्समैन वेलफेयर आपने जो गठित किया है, तो हर क्षेत्र के इसमें खिलाड़ी हैं, युवा भी हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि आप अपने ये 2 दिन में जो आपने अपनी जो खेल के माध्यम से या ये 2 दिन आप यहाँ पे करेंगे, तो ये कुछ हमको ब्लैक एंड व्हाइट में लिख के दें कि हम क्या प्रदेश सरकार से और हम क्या कर सकते हैं, कि अगली बार जब हम लोग मिले तो हम कह सकें कि आपका ये सजेशन बहुत अच्छा था और उस सजेशन पे हम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कमियां तो हर जगह हैं। जी, उन कमियों को हम कैसे निराकरण करें, कमियों को कैसे दूर करें, ये हम सभी का काम है। कोई बाहरी इस कमी को दूर करने नहीं तो आएगा। बताइए भाई, तैयार है? जरा हाथ उठाइए सब लोग, सजेशन आएगा कॉलेज की तरफ से, हमारे कॉलेज के जो एक्स जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सजेशन आएंगे सबकी तरफ से, ये आरपीए भाई को वादा कीजिए सब लोग। बिल्कुल, और कमियां अगर हैं केवल कह देने मात्र से दूर नहीं होता। जी। आप सब सामूहिक रहें, हम आपके साथ हैं, आपके सीनियर हैं, और हम सब मिल करके आज हम उस पोजीशन पे हैं। हो सकता है कि हम मिल करके उस कमियां का निराकरण कर सकते हैं, तो हम सबको मिलके ये काम करना है। इंडिविजुअल ये खेल आगे नहीं बढ़ता है, ये तो टीम गेम है। जैसे कोच का जितना महत्व है, उतने ही महत्व खिलाड़ी का है, उतने ही खेल संघ का है, उतने ही सरकार का है। तो सब मिल करके अगर कोई काम करेंगे तो निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छा काम होगा और प्रदेश के हित में काम होगा। आप हॉकी प्लेयर भी रहे आरपी भाई, हॉकी के लिए स्पेशली कोई प्लान है आपके जहन में जो आप हमारे जो व्यूवर्स उनके साथ शेयर करना चाहें? देखिए, हॉकी का जहां तक सवाल है, आप देख ही रहे हैं, जैसे चौहान साहब ने कहा, अभी भी हमारा जो जूनियर का कैंप लगा है, जो कोर ग्रुप है, उसमें प्रदेश के लगभग 8 लड़के हैं कैंप में। जी। और सीनियर जूनियर सब में लड़के हैं। तो अब धीरे धीरे बच्चे आ रहे हैं और हमारी कोशिश यही है कि जो हम अभी 62-63 जिलों में हॉकी के प्रति लोगों का रुझान है, 75 जिले में जाए। और इसके साथ साथ हम और क्या बेहतर कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी भी खेल को बढ़ाने के लिए कोचिंग चाहिए, प्रतियोगिता चाहिए, उसको करने के लिए प्रदेश सरकार और खेल संघ सब मिल के काम कर रही हैं। और पहले केवल हम लोग सब जूनियर लेवल में कराते थे, लेकिन वर्तमान सरकार ने हमें लगभग 2.5 करोड़ रुपया सीनियर वर्ग के लिए भी दे दिया है। तो सीनियर वर्ग की भी प्रतियोगिता अब हम लोगों ने शुरू कर दिया है 4 साल से। तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अच्छा माहौल बनेगा। और पहली बार आप देखिए कि ये भी होने जा रहा है कि गांव पे, ब्लॉक पे, तहसील पे ओपन जिम की भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए भी पैसा दे दिया है। तो ओपन जिम हो जाएगा, प्रशिक्षण हो जाएगा, प्रतियोगिता होगी, तो एक माहौल बनेगा। और जब माहौल बनता है तो रिजल्ट अपने आप आता है। चौहान साहब, हमेशा क्रिकेट को बड़ा ब्लेम किया जाता है कि क्रिकेट को ज्यादा तरजीह दी जाती है। हम सब भी जब शोज बनाते हैं तो क्रिकेट ज्यादा उसमें दिखाते हैं एक्चुअली, क्योंकि वहां पे रोल मॉडल्स बहुत है। एक दूसरे को ऐसा लगता है बैटन पकड़ाने का काम कर रहे हैं। वो चाहे हम सचिन तेंदुलकर से बात कर लें, सचिन ने बैटन दिया रोहित शर्मा, विराट को, या उससे पीछे चले जाए तो सुनील गावस्कर ने वो बैटन पकड़ाई। तो वहां पे हर 10 साल में एक रोल मॉडल मिलते चले गए, इसलिए वो स्पोर्ट्स डेवलप कर गया। क्या आप रीजन देख रहे हैं अदर स्पोर्ट्स या एथलेटिक्स को ही अगर हम उदाहरण मान लें, क्या रोल मॉडल्स की कमी है और ये रोल मॉडल्स कैसे बनेंगे, इसके बारे में कुछ एज अ एक्स डायरेक्टर कभी सोचा आपने? हाँ, देखिए क्रिकेट की मार्केटिंग बहुत अच्छी है, पैसा बहुत आ रहा है, करोड़ अरबों रुपए में।
परंतु दूसरे खेल भी जैसे एथलेटिक है, गरीब लड़के गांव के खेलते हैं, तो वो भी राष्ट्र का तिरंगा झंडा ऊपर करते हैं, राष्ट्रीय गान बजता है विदेशों में। तो छोटा भाई समझ के क्रिकेट वालों को, क्रिकेट के अध्यक्ष हैं उनको कुछ कंट्रीब्यूशन ऐसा करना चाहिए जिससे कि दूसरे खेल भी जो राष्ट्र का नाम रोशन कर रहे हैं उनको भी कुछ मदद मिले, क्योंकि ये भी लोग आगे बढ़ रहे हैं, इनको भी आगे बढ़ना चाहिए, राष्ट्र का नाम करना चाहिए। और उसी उद्देश्य से हर राज्य में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोली जा रही है। उत्तर प्रदेश में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी मेरठ में स्वीकृत कर दी है। शीघ्र उसका विकास हो रहा है और आप लोगों को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो ग्वालियर है उसके वाइस चांसलर का सिलेक्शन इस समय विचाराधीन चल रहा है भारत सरकार में, जहां पे वाइस चांसलर के लिए 3 लेफ्टिनेंट जनरल, 2 मेजर जनरल, 1 ब्रिगेडियर, 51 लोगों की एप्लीकेशन आई है, जिसमें डिस्कशन होने के बाद ये निर्णय लिया गया है कि भाई ये लेफ्टिनेंट जनरल खेल में क्या करेंगे, मेजर जनरल क्या करेंगे, ब्रिगेडियर क्या करेंगे, क्यों न उस आदमी को रखा जो कम से कम इंटरवर्सिटी खेला हो, खेल की कल्चर से वाकिफ हो, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हो, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उच्चार किया हो, उसको ध्यान में रखते हुए उनको हटा दिया गया है। और अब खिलाड़ियों में से ही, खेलों के जो प्रोफेसर हैं उनमें से ही अगले महीने वाइस चांसलर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं। तो ये अच्छा विकास है कि जो स्पोर्ट्स के लोग हैं, जैसे आरपी सिंह ने कहा कि बीच में प्रॉब्लम आ गई, हमारे स्पोर्ट्स कॉलेज में। आरपी भाई कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं बहुत जल्दी से, उसके बाद हम अगले सेगमेंट में जाएंगे। जी आरपी भाई। देखिए, जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में बन रही है, मैं अदर जो हमारे यहाँ है करीब 5, उनको मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नाम है, लेकिन वहाँ फिजिकल यूनिवर्सिटी के फिजिकल की के ज्यादा डिप्लोमा दिए जाते हैं, जैसे बीपीएड है, बीई है, एमपीएड है, वो दिए जाते हैं। लेकिन हम ये जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना रहे हैं वो खिलाड़ियों के लिए बन रही है। और जहां तक ये जो चौहान साहब ने कहा, वाइस चांसलर के लिए भी कौन होगा, वहां पक्का खिलाड़ी होगा, हमारे साथी कोई बैठे इनमें से किसी को मौका मिल सकता है, जिसने एशियन गेम्स में, वर्ल्ड कप में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, ओलंपिक में पदक प्राप्त किया होगा, तो वो इस बीएस सिर्फ पास होगा तो वाइस चांसलर बन सकता है। तो जो पढ़ाई वाले हैं वो तो एशियन गेम्स, वर्ल्ड कप तो नहीं होंगे, वो आप ही लोग होंगे, कोई बाहरी नहीं। वो पुरानी कहावत आ जाती है कि खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, हम कह सकते हैं नहीं, ये बड़ी घोषणा है। ये कहावत जो है अब वो दूसरा हो गया है। जब हम लोग थे तो छुप के जाते थे खेलने, तो पहले होता था तो खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, मतलब पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन वर्तमान में ये चेंज हो गया है, खेलोगे कूदोगे तो होगे लाजवाब। अरे वाह। तो मैं वो कह रहा हूं कि अब ये चेंज हो चुका है, और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो कम से कम अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया हो, कम से कम नेशनल खेला हो, उसको उसमें एडमिशन मिलना चाहिए। वहां हम केवल फिजिकल टीचर के लिए नहीं खोल रहे हैं, वो जैसे मान लीजिए स्पोर्ट्स कॉलेज इंटर तक है, इसके बाद ये बच्चे कहाँ जाएं, वो अपने भविष्य के बारे में सोचते थे, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो पाती थी। लेकिन ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन जाने से ये बच्चे वहां चले जाएंगे, प्रॉपर जैसे सुबह शाम खेलते थे वैसे ही खेलेंगे, वैसे ही इनको एक डिप्लोमा भी मिल जाएगा, तो बहुत अच्छा होगा ये। चलिए, तो आरपी भाई ने बहुत बढ़िया एक तरह से कहा जाए ये खुशखबरी दी है हमारे तमाम जो स्पोर्ट्समैन हैं, जो बड़े बड़े सितारे हैं, कि उनके लिए एक बड़ा रास्ता खुल रहा है, यूनिवर्सिटी खुल रही है मेरठ में। आप लोग आए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आरपी भाई आपका। चौहान सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हमारा अगला सेगमेंट कोचेस के साथ, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिए। आपके लिए एक स्कूटर स्कूटर से कहीं ज्यादा है।